तो आज यार हम बात करने वाले हैं मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या होता है और इसी में विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती है। ठीक है, तो बहुत ही मस्त तरीके से आज के इस वीडियो पे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्लास 12 फिजिक्स का 8वां चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और इसके पहले वाले वीडियो पे हमने विस्थापन धारा के बारे में पढ़ लिया था। जो विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो पे बात करेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत कि मैक्सवेल के अनुसार जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये कैसे आपकी संचरित होती है। ठीक है, तो बहुत ही मस्त तरीके से देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखना, आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और इसके पहले वाला वीडियो अगर विस्थापन धारा पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, वो वाला विस्थापन धारा वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, पढ़ो यहाँ से हमने क्या लिखा है। हमने लिखा मैक्सवेल नामक एक साइंटिस्ट थे। मैक्सवेल के अनुसार जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर को प्रसारित होने लगती है और इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने जब विस्थापन धारा बताई थी, तो मान लो कोई परिपथ है आपके पास, ये मान लेते हैं आपकी संधारित्र की दो प्लेटें यहाँ पे हैं। ठीक है, हमने पूरा इसके पहले समझाया भी था, यहाँ पे भी समझ लो। ये आपका मान लो एक प्लेट पे प्लस आवेश, एक प्लेट पे माइनस आवेश है। ठीक है, इसे एक परिपथ से हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा है, V बराबर V0 sin ओमेगा t। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास एक परिपथ है। ठीक है, ये आपके पास एक परिपथ है, प्रत्यावर्ती स्रोत लगा, V बराबर V0 sin ओमेगा t, और ये आपकी क्या है, संधारित्र की प्लेटें प्लस और माइनस। जब यहाँ से प्रत्यावर्ती स्रोत से धारा बहती IC, जिसे चालन धारा बोलते हैं, जब यहाँ से IC करंट आपकी बहने लगती है तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे समय के साथ आपका विद्युत क्षेत्र, देखो प्लेटों के बीच में कौन सा क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र। संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ा, संधारित्र के बीच में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र E होता है, ये समय के साथ क्या होता है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होता है, मतलब परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक धारा उत्पन्न होती है जिससे बोला गया था ID, विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, मैक्सवेल ने यही बताया था कि प्लेटों के बीच में जो धारा होती है उसे विस्थापन धारा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यही लिखा गया है कि मैक्सवेल के अनुसार जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, मतलब जो वैद्युत धारा है ये जब बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। अब जब वैद्युत धारा बदलेगी बार बार, तभी आपका वैद्युत क्षेत्र भी बदलता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे आपका उस परिपथ से जो ऊर्जा होती है, जब ऊर्जा आपकी जो होगी, जब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, धारा में परिवर्तन हो रहा है, तो जो ऊर्जा होगी ना, एनर्जी, वो तरंगों के रूप में चारों ओर निकलने लगती है, चारों ओर को प्रसारित होने लगती है, और इन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, देखो मैक्सवेल ने ये बताया था कि आपका जिस प्रकार से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र E है ये क्या उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र B को भी उत्पन्न कर सकता है, ये मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ से हम इसी को समझते हैं, इसके किस टाइप से आपका इस परिपथ से ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे संचरित होती है। उसके लिए नीचे लिखा गया, इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ध्यान से समझना, हमने कहा ना मैक्सवेल ने क्या बताया था, मैक्सवेल ने बताया कि जिस प्रकार परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, वैसे ही वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें आपकी जो तरंगे होंगी वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपका सभी से निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको एक चीज और बताएगा कि तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E तथा B परस्पर लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे अगर मान ले, यहाँ पे आपके तीन अक्ष मान ले, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका जेड अक्ष है। ठीक है, आपको पता है तीन अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र को ले ले, यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र ले ले, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ले ले, और यहाँ जेड अक्ष पे क्या ले ले, यहाँ पे हम ले ले चुंबकीय क्षेत्र को, यहाँ पे क्या ले ले, चुंबकीय क्षेत्र को। तो आपसे कहा गया
आपसे एक बात कही गई है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होंगे, वैद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र भी परस्पर लंबवत होंगे। तो आपको पता है यहाँ पे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष जो तीनों अक्ष हैं ये परस्पर लंबवत होते हैं, इसीलिए हमने एक अक्ष पे ले लिया वैद्युत क्षेत्र, एक पे चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो ये परस्पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, परस्पर लंबवत है। और परस्पर लंबवत तो बोला गया और कहा गया तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस पे एक्स अक्ष पे क्या ले ले, तरंग संचरण की दिशा को इधर दिखाएंगे, यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, संचरण की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा को अगर दिखाएं कि तरंग किस टाइप से प्रवाहित होती है, तो ये भी क्या होगा, इसके लंबवत। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष आपस में एक दूसरे के लंबवत है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में भी 90 डिग्री का कोण, और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है इस संचरण की दिशा से भी 90 डिग्री बना रहे कोण। क्यों बना रहे, क्योंकि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा था, इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र भी परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अब तरंगे कैसे प्रवाहित होती, कैसे संचरित होती वो समझो। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र ई होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी होता है। तो तरंगे कुछ इस टाइप से संचरित होती है। देखो मान लो यहाँ से आपकी तरंग निकली, ठीक है, इस टाइप से होती हुई, ठीक है, इस टाइप से होती हुई आपकी मान लो इस टाइप से निकली तरंग। ठीक है, इसे देखो थोड़ा और सही से बनाते हैं। ठीक है, आप देखना सही से, देखो ये तरंग मान लो आपकी इस टाइप से संचरित होती है, यहाँ पे इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से। ठीक है, ये ऐसे आपकी मान लो तरंग संचरित हो रही है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई से निकल रही है, क्योंकि आपको पता है परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो वैद्युत क्षेत्र ई के द्वारा जो निकलेगी वो इस टाइप से यहाँ पे ई हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र ई के द्वारा आपकी संचरित हो रही है तरंग। ठीक है, और फिर इसी टाइप से चुंबकीय क्षेत्र बी के द्वारा भी संचरित होगी, तो वो भी आपकी इसी टाइप से यहाँ पे इसके लंबवत इस टाइप से संचरित होगी। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप से होती हुई संचरित होगी। ठीक है, इसे सही से बनाना एकदम जोड़ के। ठीक है, इस टाइप से आपकी क्या होगी, संचरित होगी तरंग। ठीक है, मतलब जिस टाइप से वैद्युत क्षेत्र से तरंग संचरित हो रही है इस टाइप से, ऐसे करके ऐसे ऐसे। ठीक है, वैसे ही सेम चुंबकीय क्षेत्र से भी ऐसे करके आपका ऐसे तरंग संचरित होगी। ठीक है, ये आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है बी, ये क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र से संचरित हो रही है ऐसे, यहाँ से जाके ये जहां जहां बी लिखा है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है और उधर वैद्युत क्षेत्र को। ठीक है, इसे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को आप ऐसे दिखा सकते हो। देखो वैद्युत क्षेत्र को मान लो ऐसे दिखा देते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र को दिखा रही है। ठीक है, जहां जहां पे वैद्युत क्षेत्र ऐसे दिखा दो, ये वैद्युत क्षेत्र को दिखा रही है इस टाइप से, ये वैद्युत क्षेत्र को दिखा रही है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र को ये दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है, चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, ये आपका क्या दिखा रही है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपकी कैसी तरंगे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से निकलती हैं। देख सकते हो पहले यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र से इस टाइप से संचरित हुई, यहाँ से होती हुई इस टाइप से, यहाँ पे ई दिखाया गया, फिर चुंबकीय क्षेत्र से इस टाइप से संचरित हुई, यहाँ पे बी दिखाया गया। तो मैक्सवेल ने यही बताया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे जब होती है तो किस टाइप से संचरित होती है, तो कहा गया जब आपका परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो वैद्युत क्षेत्र से भी तरंगे निकलती हैं और चुंबकीय क्षेत्र से भी निकलती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से वैद्युत क्षेत्र से होती हुई इस टाइप से तरंगे गई और चुंबकीय क्षेत्र से होती हुई इस टाइप से तरंगे गई। ठीक है, यहाँ पे वाई अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र, एक्स अक्ष पे चुंबकीय, जेड अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र और एक्स अक्ष पे तरंग के संचरण की दिशा, मतलब तरंगे इस टाइप से संचरित हो रही है पूरे में इस दिशा में। ठीक है, तो ये चीज है। तो इतनी बात समझ में, देखो पेपर में यही पूछा जाएगा मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत बताओ या वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ये पूछा जाएगा। तो आपको यही बात सेम बात लिखनी है कि मैक्सवेल के अनुसार जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, बहुत उच्च आवृत्ति के साथ बदलती है, तो उस परिपथ में ऊर्जा जो होती है तरंगों के रूप में निकलती है। उस परिपथ में जब ई और बी चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, वैद्युत क्षेत्र भी होगा, तो उस परिपथ में ऊर्जा जो होगी तरंगों के रूप में निकलेगी और तरंगे कुछ इस टाइप से प्रसारित होती है, इस टाइप से करके। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो तरंगों के रूप में ऊर्जा आपकी निकलेगी वैद्युत क्षेत्र से भी और चुंबकीय क्षेत्र से भी। तो कहा गया इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र भी परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है और यहाँ से जो तरंगे संचरित होती है उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे बोला जाता है। ठीक है, तो पेपर में पूछा जाएगा तो इसी टाइप से लिख देना है और इस टाइप से साइड पे चित्र बना देना जिससे अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। और इनको आपको ये जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहे हो इसको ऐसे ना दिखाओ, देखो हम बताते कैसे दिखाओ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखेंगे इस टाइप से, देखो सही से बना देते हैं इसे। ठीक है, जिससे चित्र थोड़ा सही हो जाएगा। देखो कैसे, इसमें अगर आप ऐसे दिखा रहे हो, ठीक है, इसमें ऐसे दिखाना है और इसमें इसका विपरीत ऐसे। ठीक है, एक ही दिशा में नहीं दिखाना, एक ऊपर दिखा रहे हो तो एक नीचे दिखाओ ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे इनकी दिशा आपको दिखा देंगे। ठीक है, इस टाइप से संचरित हो रही है, इस टाइप से। ठीक है, आप सही बनाए।
आप कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से आपको चित्र बना देना है। ये क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी संचरित हो रही है इस टाइप से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से निकलती हुई। अब बात होती है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जो विशेषताएं हैं, इनके गुण कौन कौन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग लगा रखी है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, इनको पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखो पहली विशेषता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। बहुत बड़ी बात लिखी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है इनका वेग जो होता है प्रकाश के वेग या प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और प्रकाश की चाल सबको पता है कितनी होती है, c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल। तो ये चीज याद रखना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किस चाल से चलती है, प्रकाश की चाल के बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर से चलती है, ठीक है। दूसरी विशेषता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती है, त्वरित आवेशित कण, मतलब जो तुरंत आवेशित हो जाते हैं ऐसे कण, त्वरित आवेशित, ठीक है, ऐसे कणों के द्वारा, त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती है। तीसरी विशेषता है इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ये तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ की होती है, अनुदैर्ध्य होती है, इस टाइप से पूछा जा सकता है, तो बता देना अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। फिर चौथा नंबर है इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों की संचरण के लिए क्या होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये संचरित होने लगती है, ठीक है, कोई भी माध्यम नहीं चाहिए इनको। फिर कहा गया इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, इन तरंगों में कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता, ये इनकी विशेषता है। और ये तरंग परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के गुणों को प्रदर्शन करती है, ठीक है। ये अभी जब हम आगे चैप्टर पे पढ़ेंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब चीज, तो वही चीज कहा गया वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है परावर्तन दिखाती है, अपवर्तन दिखाती है, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के गुणों को भी प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण या विशेषताएं, और ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा, इसमें लिख देना और इस टाइप से साइड पे चित्र बना सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत यही है, आसानी से पूरा लिख देना, ठीक है, और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा तैयार भी कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मस्त तरीके से आई चल रही है। इसके पहले हमने विस्थापन धारा पढ़ लिया था, आज की इस वीडियो में मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ा। आप जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसके बारे में भी अगले वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां पे आपको चैप्टर नंबर 1 पहले पार्ट से सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां पे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो एक एक वीडियो को देख के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक है, वहां पे भी जाके फॉलो कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।